हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। अब तो भैया इस नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश और जुनून के साथ प्यारे बच्चों आपको आगाज करना है। वैसे अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भैया बिल्कुल नहीं है। अब भी इतना वक्त है कि आप फोड़ सकते हो, एग्जाम में झंडा गाड़ सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में आपका जो पार्ट 1 है, बोले तो एक नंबर मतलब एक चैप्टर से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक के जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सबको बहुत सिंपल तरीके से देख लेते हैं। और भैया इतना जरूर कहेंगे रसगुल्लों, सारे के सारे क्वेश्चन 100% पूछने वाले हैं भैया, और इस बात की गारंटी हम लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि जब भी हमने कहा है भैया अगर ना आया हो तब बोलिएगा, क्योंकि ऐसा है नहीं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं भैया वीडियो को एकदम मजे में देखते चलना, साथ ही इसको आप नोट कर लीजिए, इसलिए कॉपी और पेन के साथ बैठना। बट भैया हमारी एक कंडीशन है, आज के इस वीडियो में आपको कम से कम 10,000 लाइक का हम टारगेट दे रहे हैं, और भैया याद रखना कम से कम 1,000 कमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये इतना टारगेट है। देखते हैं फिलहाल आप लोग हमसे कितना प्यार करते हो, क्या ये टारगेट पूरा करते हो या नहीं, क्योंकि हम जो बोलते हैं भैया वो तो हम पूरा करते हैं। अब आपकी बारी है, आपको देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बबुआ बिना किसी देरी के। और हाँ, आपको ये भी बता दें जो आपके 2 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं, उनको भैया हमने प्लेलिस्ट बनाया है 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 ऐसा करके, ठीक है। तो प्लेलिस्ट है, वहां वीडियो है, देख लेना। चलिए शुरू करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है वो है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन, यहां पे अवनमन है, दोनों एक ही लिखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन की मोलर उन्नयन स्थिरांक है एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर लिखिए, थोड़ा अंतर है, तथा इनके लिए कह रहा है कि विलेय के आणविक द्रव्यमान या फिर भैया मोलर द्रव्यमान हम कह लें, ज्ञात करने के लिए सूत्र भी लिखिए। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। देखिए क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, और एक में कह रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर होता है, ठीक है। बोले तो अब इसको ऐसे भी दे सकता है कि दोनों की भैया इसको परिभाषा अलग अलग लिखिए, और दोनों के लिए इसका आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान जो होगा भैया उसके लिए एक भाई सूत्र होता है, उसका भाई फार्मूला आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट के 1 मोल को घोल देने पर, ठीक है, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। समझने का प्रयास करिएगा बबुआ। जैसे कोई एक पात्र है भैया, एक पात्र है, ठीक है, हमने इसमें कोई विलायक ले लिया बबुआ, इसमें क्या है कोई विलायक ले लिया, लाइक दैट, जैसे मान लो जल है, ठीक है। ध्यान से समझना, रटने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, केवल कॉन्सेप्ट समझना है। और इसकी क्वांटिटी भैया हम कितना है, तो एक यहां पे बोल रहा है मतलब 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम विलायक हो गया। अब इस 100 ग्राम विलायक में हम इसमें कोई चीज घोल रहे हैं, ठीक है, और कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट, वैद्युत अपघट्य नहीं वैद्युत अनपघट्य, ठीक है। तो वैद्युत अनपघट जिसमें भैया धारा का प्रभाव अगर देखें तो हो ही ना, यानी जो अवाष्पशील हो, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ये चीज अगर इसमें घोल दिया जाए और उसकी क्वांटिटी जिसको घोल रहे हैं भैया उसको क्या विलेय बोला जाता है, उसकी मात्रा कितनी है 1 मोल है, कितना है भैया 1 मोल। तो यहां पे प्यारे बच्चों ये बोल रहा है कि अब समझिएगा, इसमें बोल रहा है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में
कोई ये विलायक है, विलायक मतलब भैया जिसमें घोला जाए, जैसे पानी हो गया विलायक। अब जो घोला जाता है बच्चों वो विलेय होता है। तो किसी विलायक, भाई कोई विलायक है 100 ग्राम, तो किसी विलायक के 100 ग्राम में जब किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट के 1 मोल को घोल दिया जाए, जब घोल दिया जाए भैया, तो घोलने के बाद प्यारे बच्चों कह रहा है कि इस विलायक का, ये पूरे विलायक के क्वथनांक में, किसमें भैया, क्वथनांक में। अब क्वथनांक क्या होता है, तो भैया वह ताप होता है जिसपे कोई द्रव क्या हो भैया, उबलने लगे, वो क्या है, क्वथनांक होता है। जब क्वथनांक में भैया जो भी वृद्धि होती है, जो बढ़ोतरी होती है, उसे ही बोला जाता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। समझ में आ गया ना, एकदम सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, क्या बताया गया कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट के 1 मोल को घोल देने पर कह रहा है कि भैया उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। एकदम सिंपल वाली परिभाषा है भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो चलिए भैया अब आ जाते हैं बच्चों इसके आणविक द्रव्यमान के लिए बबुआ फार्मूला। देखिए हमने भाई एक चीज पढ़ा है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन बराबर प्यारे बच्चों आपने डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़ा था, 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू। बट यहां पे भैया 100 ग्राम है तो अपन 100 ग्राम गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान भैया एम गुणे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है ना, ये विलायक का भार होता है, ये होता है। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि भैया आणविक द्रव्यमान यानी एम के मान को पूछ रहा है। तो m बराबर अगर देखें, जब ये m यहां चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 100 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान भाई ये यहां आ जाएगा डेल्टा टीबी गुणे क्या हो जाएगा भैया, कैपिटल डब्ल्यू। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही आपका भैया फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना भाई, इन सब का मतलब क्या है, सैंबल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि के बी क्या होता है, के बी क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, फिर एम क्या है, फिर कैपिटल डब्ल्यू क्या है, फिर उसके बाद डेल्टा टीबी क्या है, सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया ध्यान देना, केबी क्या होता है, इसको बोलते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसी की तो परिभाषा देख रहे हैं अपन, मोलर उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, जो कुछ घेरा मतलब घोला जाता है वो विलेय होता है, तो विलेय का भार। उसके बाद एम क्या है, विलेय का अणुभार। क्या है भैया, विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का अणुभार है। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। और यहां पे डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में वृद्धि। क्या है भैया, क्वथनांक में वृद्धि। ये जो डेल्टा टीबी है क्या है, क्वथनांक में वृद्धि है, क्वथनांक में वृद्धि। ठीक, तो ये इतनी चीजें याद रखना, काफी लाजवाब और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं मतलब इसी का, ये तो मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब देखिए बहुत आसान है। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक आपने समझ लिया ना। अब मोलल अवनमन जो स्थिरांक है, मोलल यहां पे उन्नयन
अवनमन नहीं, कि मोलल उन्नयन स्थिरांक वो आसान है। तो चलिए देखते हैं उसको। ठीक है, अब देखिएगा भैया हूबहू सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर हम अंतर की बात कहें तो अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। भाई परिभाषा में देखिएगा भाई मोलर है, यहां मोलल है। अब अंतर अगर देखें तो अंतर बस एक चीज का है, अंतर बस एक चीज का है और वो ये है, वहां पे अगर आपने नोटिस किया है तो भैया अगर आपने नोटिस किया होगा प्यारे बच्चों, तो यहां पे 100 था, लेकिन अगर यहां पे नोटिस करें मेरे प्यारे रसगुल्लों तो यहां पे 1000 है। तो बस अंतर इतना सा है भाई, परिभाषा सेम टू सेम है कि जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 मोल को घोला जाता है, तो भैया उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यानी वृद्धि दोनों में होती है, दोनों में 1 मोल वैद्युत अनपघट्ट घोला जाता है, और दोनों में भैया अगर हम बात कर लें क्या होता है, अवाष्पशील पदार्थ होता है। बस अंतर इतना होता है कि मोलर वाले में 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं और मोलल वाले में प्यारे बच्चों 1000 ग्राम में। आई बात समझ में, अब क्लियर हुआ ना। चलिए, तो सब कुछ तो भाई सामने है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको भैया अगर हम बात करें देखिएगा, तो यहां पे अब हम डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं कि डेल्टा टीबी आपने क्वथनांक में उन्नयन वाला जो पढ़ा है, सेम सेम हूबहू यहां पर भी वही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बस वही फार्मूले में हमने बताया ना कि क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर, यानी ये जैसे जो मोलल उन्नयन क्या कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन होता है वही। ठीक है, तो भैया हो जाएगा 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान नीचे क्या होता है भैया एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब क्या हो जाएगा, कह रहा है भैया आणविक द्रव्यमान के लिए चाहिए यानी अणुभार के लिए, तो इसको अपन नीचे कर यहां पे कर देंगे, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो भैया एक तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर हमने बताया ना एम के पदों में चाहिए, या करके आप भाई एम के पदों में चाहिए, एम बराबर लिख दीजिए 1000 गुणे के डब्ल्यू अपान स्मॉल मतलब के बी इंटू ये क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू और अपान ये चीज यहां चला आएगा, नीचे क्या हो जाएगा भैया डेल्टा टीबी हो जाएगा और गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका फार्मूला हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा। बाकी हमने बताया ना सैंबल लिख लीजिए भाई, सेम टू सेम है क्या हुआ, लेकिन लिखना जरूरी है बच्चों कि भाई के बी क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, एम क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, सब कुछ फटाक से एक बार लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या है भैया, ये मोलल मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक यहां के लिए। ठीक है, और ये क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, ये क्या है कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का भार, विलायक का भार, कैपिटल एम मतलब स्मॉल एम क्या है भैया, तो ये विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और ये क्या है डेल्टा टीबी क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस अंतर दोनों में भैया एक मोलर उन्नयन स्थिरांक है, एक मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलर में 100 है, मोलल में 1000 है, बस इतना अंतर है। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया।
हो गया। चलिए समझ में आ गया भैया ना। ये क्वथनांक में उन्नयन कहें या इसी को वृद्धि लिख देना, ठीक है, वृद्धि कहो या उन्नयन। हो गया बबुआ। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं भैया। अगला टॉपिक है परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब किसे कहते हैं? देखिए ये रेगुलर पूछे जाने वाले। अभी जो पहला टॉपिक बताया भैया ये 25 में आया है, याद रखना भैया। जो मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन है ना, जो मोलर करके मोलर करके, कंफ्यूज ना होना, ये पूछा गया है अंतर। ठीक है 25 में। अब परासरण दाब की व्याख्या करना है और इसकी सहायता से कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी सूत्र निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण दाब क्या होता है वो जानते हैं। चलिए परासरण दाब जानने से पहले बनाते हैं भैया, थोड़ा समझते हैं। एक अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, अर्धपारगम। अब आप कहेंगे सर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो प्यारे बच्चों एक ऐसी झिल्ली जिससे होकर के विलायक के कण तो आर पार आसानी से चले जाएंगे, जैसे जल हो गया, दूध हो गया, ये सब, ठीक है ना, ये विलायक के थ्रू आते हैं। लेकिन विलेय के कण जो हैं वो आसानी से नहीं जा पाते हैं। ठीक, विलेय का मतलब जो कुछ घोला जाता है वो विलेय होते हैं, और जिसमें घोला जाए विलायक होते हैं। तो ये एक इस झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली, एक महीन झिल्ली। जैसे अंडे के अंदर झिल्ली होती है, मटर में एक झिल्ली होती है, प्याज में एक झिल्ली होती है, और हमारी त्वचा खुद एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ठीक है, परिभाषा थोड़ा समझ लेते हैं कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब। जैसे मान लेते हैं इस तरफ क्या है भैया, विलयन, ठीक है, और यहां पर भैया क्या है, इस तरफ विलायक है। तो एक चीज का ख्याल रखना, अब देखिए कह रहा है कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब, यानी इस विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाहरी दाब कह सकते हैं। ठीक है, जो उस विलयन तथा विलेय के बीच परासरण की क्रिया को रोक दे, यानी इनके बीच में, ठीक है, परासरण की प्रक्रिया को रोक दे। इनके बीच में भैया जो परासरण की प्रक्रिया होती है उसको रोक दे। परासरण का मतलब है कि अर्धपारगम, इसको हमने क्या बताया, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, या इसी को हमने बताया चर्मपात्र झिल्ली। ठीक है, तो जब क्या होता है भैया, ये कण आर पार झिल्ली को भेद कर चले जाएं, ठीक है, इधर से इधर चले जाएं तो वो परासरण प्रक्रिया होती है। जब इधर से इधर चले आए तो प्रतिपरासरण यानी विपरीत परासरण कहलाएगा। लेकिन यहां पर वही चीज कह रहा है कि भैया मान लेते इधर विलयन है, तो किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब जो क्या करता है भैया, जो कह रहा है कि उस विलयन है तथा विलायक के बीच में परासरण की प्रक्रिया को, यानी इस झिल्ली से आर पार जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही रोक दे। तो ये क्या कहलाएगा, यानी इस रोक दे वो दाब, यानी इस पर जो फिर ऊपर से वो दाब लगाया जाता है उसी दाब को कहते हैं परासरण दाब। इसे पाई से दर्शाते हैं। बस सीधी सी बात है भैया। ठीक है, कि किसी विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो विलयन तथा विलायक के बीच में परासरण की प्रक्रिया को ही रोक दे, उस दाब को ही कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, आई बात समझ में। इसे पाई से या पी अकेले से भी आप दर्शा सकते हो, बहुत जगह पी अकेले लिखा होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है ना भैया। ठीक, तो परिभाषा समझ में आ गया भैया। परिभाषा देख लेते हैं कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब जो उस विलयन तथा उसके विलायक के बीच परासरण की क्रिया को रोक देता है, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। और इसे पाई से दर्शाते हैं, या पी से भी आप लिख सकते हैं, इसको पी से भी, कहीं कहीं पी भी लिखा जाता है। और इसके लिए भैया फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पीवी बराबर एनआरटी। ये 11th में भी है, 9th में भी है, गैस वाले चैप्टर में। ठीक है भैया, जिसमें चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, गैस दाब समीकरण वही है। तो भैया इसको यहां पी बराबर पाई चलने लगता है, तो यहां से जब लिखेंगे पाई वी बराबर ये हो जाएगा एन आर टी, पाई वी बराबर एन आर टी। जब यहां से इसको देखेंगे तो इस हिसाब से एक और फार्मूला बन जाता है भैया।
तो यहाँ पाई बराबर करेंगे तो n/v आ जाएगा, ये नीचे भैया, और RT, और या पाई बराबर भैया n/v, इसके बराबर पूरा C होता है CRT। तो इसमें एक मेन फार्मूले के तौर पर पाई बराबर CRT चलता है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के पदों में लिखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि भैया पाई बराबर n/v RT, ऐसा लिख देंगे। अब चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि भैया n बराबर W/m, क्योंकि n क्या होता है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे भैया तो यहां पर क्या हो जाएगा, n का मान यहां पर रख देते हैं, तो ये पाई बराबर n का जब मान रख देंगे तो भैया ये हो जाएगा W/m इंटू का v, और यहां RT, या फिर इसको करेंगे तो पाई बराबर ये W/m इंटू का ये v हो जाएगा RT। ये फार्मूला हमको कह रहा है कि भैया इसका मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार के पदों में, तो जब अणुभार के पदों में आप लिखेंगे तो m बराबर ये यहां चलाएगा, तो ये W/ ये नीचे हो जाएगा पाई इंटू का v RT, और अणुभार के पदों में भैया यही आपका सूत्र हो जाएगा, यही अणुभार के पदों में फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यही अणुभार के पदों में फार्मूला हो जाएगा, जहां पे याद रखना। अब बाकी हमने बताया ना एक फार्मूला, और इसको बाकी तो हमने बताया पाई बराबर CRT मेन फार्मूला होता है। ठीक है, अब जहां पे अगर सैंबल की बात आ जाए तो यहां पे m क्या है, स्मॉल w क्या है, r क्या है, t क्या है, v क्या है, ये सारी चीजें अगर जैसे जाननी भैया, m क्या है तो वही चीज बताया ना, विलेय का अणुभार, अणुभार। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार। R क्या है, ये है गैस स्थिरांक। उसके बाद T ताप को बताएगा भैया, V क्या है, आयतन है। ठीक है, तो ये हो जाता है भैया आपका ये मेन फार्मूला, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये भी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये भी रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर आप 2025 का ही पेपर देखो तो उसमें भी आया हुआ है। ठीक है ना, ये भी 2025 में आया है भैया, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि सारे जो आपके क्वेश्चन है ना भाई एक से बढ़कर एक है। कह रहा है प्यारे बच्चों की इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, और किसी धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए नाम ही है इलेक्ट्रोड विभव, इसकी भैया हम दो परिभाषा लिख सकते हैं। एक तो इसे चुटकियों में बता सकते हैं भैया कि इलेक्ट्रोड पर लगने वाला विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, एकदम मक्खन है ना, कि इलेक्ट्रोड पर लगने वाला विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। या फिर हम दूसरी परिभाषा, भाई है थोड़ी लंबी लेकिन आसान है, ये भैया एक क्या है, मान लेते हैं ये कोई जैसे भाई क्या है, हम कोई ये धातु की क्षण है, धातु की क्षण। अब जब इसे किसी अर्धशेल में, ये भी बताया गया है कि कोई ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ का सॉल्यूशन है। अब जिसकी क्षण डुबोए, जैसे हमने बता दिया जिंक की क्षण डुबो दे, तो विलयन भी हम जिंक का रखें, जिंक सल्फेट का। ठीक है, तो जैसे यहां पे हमने जिंक जैसे Cu का डुबोए तो Cu, भाई जैसे कापर की क्षण है तो कापर सल्फेट का विलयन ले ले, जिंक की क्षण है तो जिंक सल्फेट का विलयन ले ले। अब यहां परिभाषा समझिए, ये जो क्षण होती हैं भाई इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं।
है ना, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब एक भाई कैथोड कहलाती है, एक एनोड। भाई हमने बता दिया जिसपे माइनस चार्ज है वो कैथोड, जिसपे प्लस वो एनोड। तो जब किसी धातु की क्षण को, ध्यान से सुनिएगा बबुआ, कि जब किसी धातु के क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, क्या बताया कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो उस धातु की क्षण तथा उस विलयन के बीच में बबुआ का उत्पन्न होता है, तो यहीं पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। यानी इस विलयन और धातु की क्षण के बीच एक विभव लगेगा और वो विभव ही कहलाएगा इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। आएगी परिभाषा समझ में? चलिए भाई परिभाषा हम लिखेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये तो रही परिभाषा। अब पूछा है कि किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है, ठीक है ना? तो भैया उससे बताने से पहले थोड़ा पानी पी ले हम। चलिए ये तो भैया रहा कि भाई परिभाषा। अब इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पहला है चालक की प्रकृति पर। देखिए चालक की प्रकृति पर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है भैया कि अच्छे सुचालक धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार इलेक्ट्रोड विभव जो होता है धातु की सुचालकता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि भाई कोई भी धातु जिसमें चालकता अधिक होगी तो उसका इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो भी उतना ही अधिक होगा। इसीलिए भैया क्या है कि जो भाई धातु की प्रकृति, या हमने बताया सुचालक की प्रकृति लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अच्छे जो सुचालक होते हैं भाई उसमें धारा का प्रवाह क्या होता है? प्रबल होता है। क्योंकि जितने हमने बताया ना कि भाई जितने जैसे होता है, जैसे चांदी हो गया तो वो क्या है भाई, वो माना जाता है कि अच्छा सुचालक है। तो यहां पर वही चीज है कि जितना अच्छा क्या होगा धातु होगा यानी सुचालक होगा, उतना ही अधिक उसमें इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा। तो चलिए पहले नोट कर लीजिए इसको, आगे देखते हैं। अगला है भैया, अगला है प्यारे बच्चों ताप का प्रभाव। क्या चीज? ताप का प्रभाव। तो विलयन के ताप परिवर्तन से इलेक्ट्रोड विभव में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है इसमें, कभी कभार बहुविकल्पी में भी आ जाता है, या वो ऐसे भी आता है कि किसी धातु में ऐसे पूछ लिया जाएगा विलयन, जैसे विलयन में ताप परिवर्तन करने से, या बोलेगा कि भैया विलयन का ताप बढ़ाने से, उसमें पूछ लेगा इलेक्ट्रोड विभव के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाएगा। अगला है भैया धातु आयन की सांद्रता। तो धातु आयन की सांद्रता बढ़ाने से, यानी जैसे सांद्रता बढ़ाने का मतलब विलयन में जितना भी विलय की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, वो होता है, हमने बताया उसकी सांद्रता उतनी प्रबल होगी। तो यहां पे धातु आयन की सांद्रता जब बढ़ाई जाएगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। ये बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा सब आते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईंधन सेल क्या होता है, ईंधन सेल के लाभ बताइए। ठीक है, ईंधन सेल किसे कहते हैं और ईंधन सेल का लाभ क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। ये तो बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईंधन सेल ऐसे गैल्वेनिक सेल होते हैं जिसमें ईंधन और जैसे कि हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल आदि का दहन ऊर्जा को, यानी इन सबके दहन ऊर्जा को
सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो ईंधन सेल कहलाते हैं। यानी ये एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होते हैं। इसमें क्या होता है, सीधे ही हाइड्रोजन हो गया, मेथेन हो गया, मेथेनॉल हो गया आदि की दहन ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और इनका जो प्रयोग वगैरह होता है भैया वो जेट विमान वगैरह में किया जाता है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है या ऐसे तैयार करते हैं कि इनमें ईंधन की जो आपूर्ति है, यानी ईंधन लगातार आपूर्ति लगातार की जा सके, जिससे विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे। अतः इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा जाता, बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से ईंधन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, यानी बाह्य ऐसा मतलब इनको तैयार करते हैं कि इसमें फ्यूल खत्म ही ना हो जल्दी। ठीक है, और ईंधन सेल की लाभ बात कर भाई, लाभ बात कर ले कि इसमें ईंधन की सतत आपूर्ति होने के कारण ही ये कभी मृत नहीं होते हैं, यानी ये डेड सेल नहीं होते हैं, ये मृत नहीं होते हैं, लगातार इसमें कांस्टेंट ऊर्जा मिलती रहती है। अगला, इनकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, और इनकी जो दक्षता होती है 70 से 80%, तो समझ सकते हैं कितने अच्छे सेल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भैया इन सब का ईंधन सेल वगैरह का जेट विमान वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अपोलो 11 वगैरह में सब ईंधन का ही इस्तेमाल, मतलब ईंधन सेल का ही इस्तेमाल किया गया था। ठीक, जो पहला जेट विमान था। आई बात समझ में? चलिए, जो अंतरिक्ष पे जाने वाला, नोट कर लीजिए इसको पहले। हो गया? चलिए, अब देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन कि अभिक्रिया का वेग क्या है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है भाई। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने शॉर्ट में नहीं बताया है, आपको याद होगा शॉर्ट में इसको हम 2 नंबर वाले में भी बता चुके हैं, 3 नंबर वाले में भी शायद बताया है, याद नहीं है। अगर नहीं भी बताया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये लॉन्ग में पूछा जाएगा तब कैसे पूछा जाएगा। लॉन्ग का फायदा यही तो है। अगर भैया डायरेक्ट पूछ ले कि अभिक्रिया का वेग क्या है, 2 नंबर में आ जाएगा, बस परिभाषा लिख दो। अब भैया अगर पूछ ले कि भैया अभिक्रिया का वेग क्या है, इसके 2 प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए, तब आप 2 लिख दीजिए, तो भैया 3 नंबर का बन गया। अब उसके बाद डायरेक्टली आ गया अभिक्रिया का वेग क्या है कि इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए या उल्लेख करिए, तब ये 4 नंबर का बन जाएगा। तो भैया पूरा लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और खास तौर पे यहां भैया अभिकारक को टारगेट किया जाता है। तो हम परिभाषा इसकी ऐसे लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक या एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में जो परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे भाई मान लेते हैं ए से यहां पे कोई उत्पाद यहां पे पी बन रहा है, तो एकांक समय में कह रहा है भाई। देखिए, ये जाहिर सी बात है, जब इसका क्षय होता है तो ये बनता है। तो यहां पे वही चीज होता है कि अभिक्रिया की जो दर है आर, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर आपने देखा होगा ये बराबर यहाँ पे के होता है, और यहाँ पे भैया जो कुछ जितना रहता है वो यहाँ घात के तौर में ABC करके जो है आ जाता है। ठीक है, यानी वो जो दर होता है अभिकारक की सांद्रता के क्या है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही चीज है कि एकांक समय में हम ये कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है भैया? अभिक्रिया का वेग। या फिर हमने ये जो लिखा है ये भी आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों वो है कारक। क्या है भैया? कारक। कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है अभिकारक की सांद्रता। पहला है अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। यानी सांद्रता जितनी अधिक होगी वेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है, सांद्रता का मतलब हमने बताया ना भैया
जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो, जितना विलयन गाढ़ा हो, यानी वो उसकी सांद्रता माना जा रहा है वो अधिक होगा, तो उतना ही अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। क्योंकि भैया अभिक्रिया उसमें अणुओं की संख्या जो है, यानी टक्करों के बीच भाई क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो टक्कर करेंगे। दूसरा है उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो सामान्यतः उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो क्रिया की दर को घटाने का कार्य करते हैं, लेकिन अधिकांश उत्प्रेरक जो होंगे वो उत्प्रेरक वर्धक, यानी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे भैया अगर हम बात कर लें तो भाई मोलिब्डेनम तथा जो आयरन होता है उसके द्वारा क्या होता है, हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया बनाते हैं उसमें वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल में जो होता है प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है, तो वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं, वो उत्प्रेरक होते हैं। तो वही चीज है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्या है, अभिक्रिया की जो दर है या वेग है वो बढ़ जाती है। तीसरा है भैया तापमान। तो तापमान के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, ठीक है, यानी तापमान बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और अगला है प्रकाश। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश के वेग के बिना संभव ही नहीं है, यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, ठीक है। तो यहां पर वही है कि कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश के बिना संभव नहीं है। जैसे में भैया क्या होता है, अगर बात कर लें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, जैसे H2 प्लस यहाँ पे Cl2, ये जो अभिक्रिया होती है भैया 2HCl, क्योंकि यहां पे देखें अगर भैया 2H है 2Cl है तो 2 लगा दिए, तो ये अभिक्रिया हमेशा सनलाइट में ही होगी। किसमें, सनलाइट में, जिसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो ये अभिक्रिया हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही होगी। तो ये सभी के सभी क्या है, अभिक्रिया की दर को या फिर यूं कह लें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आई बात समझ में बबुआ? चलिए नोट कर लीजिएगा भैया, फिर आगे चलते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो देखते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, मतलब नहीं निर्भर नहीं करती है, ये बताना है। यानी ये बोलना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल अभिकारक की सांद्रता यानी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब यहां T½ के बराबर सूत्र निकालना है और उस सूत्र में A का मान यानी A नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा पहले, अगर बात कर लें प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है जरा बताइएगा बबुआ। तो इसमें क्या होता है भैया कि इसमें होता है T बराबर क्या होता है, T बराबर 2.303 अपान के हो जाता है log बेस 10 A अपान A माइनस एक्स, इतना होता है। ये क्या होता है, फार्मूला है। बट बच्चों अपने को क्या करना है यही समझना है। अब यहां पे चूंकि अब रखना क्या है, अब यहां पे हमें रख देना है ये चीज। अब भैया T के बराबर रख देना है क्या चीज, T½ अब T के बराबर T½ रख देना है और उसके बाद एक चीज ध्यान देना, A माइनस एक्स बराबर क्या रख देना है भैया, A माइनस A/2, यानी x के स्थान पे क्या रख देना है, A/2 रख देना है, ठीक है। अब यहां पे यही बस जो कुछ है यही है,
क्योंकि अर्ध आयु के लिए मतलब क्या है भाई, टी बराबर हम टी हाफ कर देंगे, अब जो एक्स है सांद्रता वो भी आधा कर देंगे भैया। तो यहां से अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे भैया, अब जो होगा लिखेंगे क्या चीज देखेंगे, एक मिनट इधर देखिएगा, ये हो जाएगा, इससे लिखेंगे टी हाफ बराबर भाई यहां पे 2.303, नीचे हो जाएगा के, उसके बाद भैया लॉग बेस 10, ऊपर ए है और नीचे ए माइनस ए बाई 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अब देखिए यहां से लिखेंगे टी हाफ, टी हाफ बराबर ये 2.303 बटे के हो जाएगा, फिर हो जाएगा भैया लॉग बेस 10 ए अपान, नीचे देखिए दो एक कम दो, दो में से एक गए एक, यानी ए बाई 2 केवल बच गया भैया, दो ए से एक कट गया, तो हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 बटे का के हो गया या लॉग बेस 10, भाई बटे का बटे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। और इतने का मान क्या होता है लिख देंगे, चूंकि लॉग बेस 10 और यहां 2, इसका मान 0.3010 होता है। ये जब मान रख देंगे भैया, जब मान यहां रख देंगे तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के हो जाएगा, और यहां पूरे का मान 0.3010, इतना भैया। इसका जब गुणा करेंगे तो ये टी हाफ बराबर ये कितना हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 0.693 बटे के, बटे क्या हो जाएगा के हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा भैया फार्मूला, यही तो सिद्ध करना है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक, अर्ध आयु है वो अभिकारक क्या है, अभिकारक यहां पर ए ही होता है, ए अभिकारक है। तो कह रहा है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी अभिकारक यहां है ही नहीं तो इस फार्मूले में कहीं पर। ठीक है, तो ये आ गया। या इसको ऐसे भी कह सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र प्राप्त कीजिए, ऐसा भी कह सकता है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे देते हैं, आगे है जो ये तो भाई 100 में 100% पूछा जाने वाला है हर साल, हर साल का मतलब हर साल। अब इसके बारे में तो भैया याद रखना, हम 100 में 100% गारंटी लेते हैं, और क्वेश्चन में तो थोड़ा डाउट भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो 100% से एकदम फिक्स वाला टॉपिक ही है। एकदम कहते हैं ना कि जैसे फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए, कहीं नहीं जाने वाला वो पैसा, ऐसा ये है, फिक्स करवा लीजिए। ठीक है, कोई साल ऐसा नहीं जाएगा जब ये क्वेश्चन ना पूछे जाएं। कारण वाले प्रश्न आपके किस चैप्टर से भैया, डी तथा एफ ब्लॉक वाले में से। देखिए कहेगा कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अब भैया जैसे 3 से 4 होते हैं, जो सबसे प्रमुख है हमने पहले रख लिया है, जब 5 वाले नंबर वाले में देखेंगे पूरा समेट देंगे। कह रहा है कि भैया संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा भैया, तो कारण बताना है, और कारण इसमें सब में केवल एक ही कारण होता है। देखिए भैया सब में एक ही कारण है, अभी बताते हैं, क्या याद कर लो कि फिक्स हो जाता है। देखिए संक्रमण तत्व के जो यौगिक होते हैं मुख्यतः जो होते हैं चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी उनमें मैग्नेटिज्म का गुण होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं ये। और अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, अतः संक्रमण तत्व में
डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, जिसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा है भैया, इनमें क्या होता है, अगर अनुचुंबकीय गुण दर्शाने का कारण होता है तो कारण यह है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, इसमें जो डी उपकोष होगा, डी उपकोष होगा, उसमें आंशिक रूप से भरा होता है क्या चीज भैया, इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से होते हैं, याद रखना। और ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, और जैसे ही इनके पास किसी भी, मतलब हमने बताया ना, इनके पास जैसे ही आप चुंबक ले जाओगे तो भैया ये अपना पेयर बनाने के लिए, यानी जोड़े बनाने के लिए तेजी से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं भैया, तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि जो संक्रमण धातुएं हैं या इनके यौगिक हैं भैया, वो अनुचुंबकीय होते हैं। अगला है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ये तो भैया सबसे ज्यादा है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो संक्रमण धातु है वो रंगीन आयन कहेगा या रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। तो देखिए, संक्रमण जो तत्व होते हैं वो ठोस या फिर जलीय विलयन दोनों अवस्थाओं में मिलते हैं। ये ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं और जलीय विलयन के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु, ठीक, मतलब ये रंगीन आयन बनाते हैं, इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु या फिर आयन पर जब श्वेत प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये अपूर्ण जो कक्षक होते हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अभी बताया कि सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण करेंगे, यानी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। इनके अंदर ये एक नेचर का दिया हुआ गुण है। ठीक है भैया, और इससे क्या है, ये जब आकर्षित कर लेते हैं तो ये आकर्षित करने के बाद, मतलब जब अवशोषित कर लेते हैं तो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं, जिसके कारण ये क्या है, रंगीन दिखाई देने लगते हैं। ये यानी ये भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों के दिखाई, जैसे सूर्य में भाई श्वेत प्रकाश में भाई जैसे सनलाइट होता है, 7 रंगों का प्रकाश होता है, तो उसी तरह से जो भिन्न भिन्न प्रकार के हमने बताया जो इसमें धातु होते हैं, उनके अंदर भी ये भिन्न भिन्न रंग को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण ये भी थोड़ा कलर कलर के होते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है भाई संक्रमण धातु रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। सिंपल सा है, हमने क्या बताया कि जो संक्रमण धातु होता है रंगीन आयन बनाता है, इसका कारण यह है कि जब इस पे श्वेत प्रकाश पड़ता है तो हमने बताया कि ये क्या करते हैं कि भाई इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये प्रकाश का अवशोषित कर लेते हैं, यानी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और यही कारण है भैया इनका एक विशेष रंग हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है भैया लिगेंड क्या है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। लिगेंड किसे कहते हैं, क्या होता है, कहेगा लिगेंड क्या है, और दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड को कितने भागों में बांटा गया है, या लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे अपन लिगेंड क्या है। लिगेंड की परिभाषा के लिए पूछेगा तो 2 नंबर का, ठीक है। एक जैसे अगर अलग अलग भी पूछ लेता है तब भी 2 नंबर का। बोलेगा एक दंतुर लिगेंड क्या है, और आता है 100 में 100%, हम दावे के साथ कह रहे हैं भैया। जैसे बोल देगा द्विदंतुर लिगेंड क्या है, त्रिदंतुर लिगेंड क्या है, ऐसे पूछ लेगा। तो लिगेंड किसे कहते हैं, तो वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, वो लिगेंड कहलाएगा। जैसे भैया एक हम ले लेते हैं, जैसे एक ले लिया भैया उप सहसंयोजन यौगिक। अब प्यारे बच्चों, इसमें कोष्ठक के अंदर ये जो होता है, ये कोष्ठक के अंदर यही क्या है, लिगेंड, यही क्या है, लिगेंड है। और ये क्या है, Fe जो है यानी NH3 जो है वो लिगेंड है,
और Fe क्या है भैया, ये इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमने यहां पर यही तो बताया भैया, वो धातु या फिर आयन, जरूरी नहीं धातु भी हो सकता है आयन भी हो सकता है, ठीक है, वो धातु अथवा आयन जिसमें भाई क्या होता है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, वही लिगेंड कहलाएगा। जैसे ये भैया क्या है, Fe को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, क्योंकि ये इसके साथ भैया यहाँ पे 5 देख सकते हैं, ये 5 बंद, मतलब यहाँ पे उपसाथ संयोजन की संख्या अगर पूछ लेता है 5, पूछा जाता है कभी कभार कि उपसाथ संयोजन संख्या क्या है, ये भी परिभाषा पूछता है। ठीक है, तो यहां बताएंगे वही चीज कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने बंध द्वारा जुड़ा रहता है वही उपसाथ संयोजन संख्या होता है। ठीक, क्योंकि जितने भाई इसके पास खाली कक्षक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन युग्म का ये भैया इसको देने की क्षमता रखता है। तो बस वही चीज हमने क्या बताया भैया, परिभाषा में वही तो बताया ना बबुआ, यही तो बताया कि वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक, या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं, को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, उसे ही लिगेंड कहा जाता है। अब भैया दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है, पहला एक दंतुर लिगेंड, क्या होता है, एक दंतुर लिगेंड, भाई नाम में ही है एक दंतुर, तो ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु, मतलब जिसमें एक दाता परमाणु हो, या यूं कह लें कि भैया जिसमें लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो भैया वही चीज तो कहेंगे, ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु हो, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्या है, वो क्षमता रखता है, उसे एक दंतुर लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, एक दंतुर लिगेंड कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे एग्जाम्पल लिख दिया भैया, एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं जैसे CN NH3, ठीक, उसके बाद भैया एक मिनट, ठीक, और आदि कर दीजिए। ये सबके सब क्या है भैया, आपके एक दंतुर लिगेंड, क्योंकि अगर देखें तो इनके पास इन सभी में क्या है, एक ही दाता परमाणु है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला है भैया द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड या इसी को द्विदंतुक लिगेंड बोलिए। तो भैया द्विदंतुर लिगेंड क्या है भैया, सेम परिभाषा बट थोड़ा अंतर, जहां आपने एक बोला वहीं 2 बोल दीजिए। ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु हो, या फिर यूं कह लें कि जो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, उसे क्या कहेंगे भैया, द्विदंतुर लिगेंड। तो वही चीज, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें तो पहला आपका जैसे हो जाता है, पहला हो जाता है एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए
ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या इसको ऐसे लिख दीजिए C2 और उसके बाद H जितना है भैया, H कितना है 4 यहां 4 यहां, H8N2 C2H4 मतलब H8N2 ऐसे भी लिखा जाता है। बट यहां पर इस तरह से ऐसे हमने लिखा है ताकि आप बता सकें, आपको दिखा सके कि दो इलेक्ट्रॉन युग्म कहां है। तो इसमें अगर आप नोटिस करें भैया, एक यहां पे भैया ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म, एक यहां पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म ये प्रदान कर रहा है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, ये क्या है, द्विदंतुर लिगेंड का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट C2O4 उसमें भी देखेंगे भैया C2O4। तो ऑक्सिलेट आयन में देख ले, किसमें, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट लिखिए या ऑक्सिलेट लिखिए। उसमें अगर देखें तो उसमें भी तो वही होता है। तो भैया इसमें भी इस तरह से इसमें भी अगर देखें भैया तो यहां पर एक, यहां पर एक, तो यहां पे अगर देखें बबुआ तो यहां पे ध्यान देना, यहां पे दाता परमाणु कितना है, दाता परमाणु जो है वो क्या है, n है, और संख्या में कितना है, 2 है। ठीक है, दाता परमाणु n है, यहां संख्या में 2। यहां पर दाता परमाणु यानी डोनर क्या है, यहां पे दाता परमाणु क्या है भैया, तो यहां दाता परमाणु ऑक्सीजन है। ठीक है, और संख्या कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, द्विदंतुर लिगेंड। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। समझ में आ गया ना, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ भैया आयन के रूप में है तो याद रखना, आयन भी दिखा देंगे। ठीक, अब देखते हैं द्विदंतुर हो गया। अगला चलते हैं, अगला है भाई आपका बहुदंतुर, डायरेक्ट दिखाएंगे बहुदंतुर। ठीक है, अब बहुदंतुर लिगेंड का मतलब क्या होता है, नाम ही है बहुदंतुर। देखिए त्रि बोलेंगे 3 होगा, 4 बोलेंगे चतुर्थ होगा, तो डायरेक्टली हम एक दंतुर द्विदंतुर, तो डायरेक्टली हम बहुदंतुर कह सकते हैं। तो बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिसमें भैया 2 से अधिक, ठीक है, क्या होते हैं भैया, हम या ऐसे कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक। भाई 2 से अधिक में तो 3 भी हो जाएगा, तो हम 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, वो क्या हो जाता है भैया, क्या हो जाएगा, बहुदंतुर लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले भैया, जैसे में एग्जाम्पल के थ्रू आपका, जैसे EDTA, EDTA, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, नाम भी याद रखना, इसका नाम वैसे पढ़ेंगे तो एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन ट्राई, देखिए यहां पे 3 बार है इसलिए ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। तो यहां पे भैया हम फार्मूला इसका देखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा CH2 और CH2, यहां पे भैया N और CH2COO, इसमें हो जाएगा NH के बाद CH2COO। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये EDTA यानी एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। अब यहां पे अगर हम आपको बता दें, ठीक है, यहां पे ध्यान देना भैया,
डोनर एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां डोनर, और दो यहां पे नाइट्रोजन के। तो यहां दाता कितना है, दाता परमाणु कितना है? तो दाता परमाणु, भाई इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है, बट संख्या में कितना है, 3 2 5, दोनों मिलाकर के कितना है, 5 है। अब 5 है तो भैया मतलब हम दो से ज्यादा, मतलब 2 या 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुदंतुक लिगेंड कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।